Hello students, good afternoon once again. Welcome to yet another class of RS Mains General English Part B and C. Now before this we have been discussing how to write an effective paragraph, how to write an effective précis, how to sort out and solve questions in an unseen passage. Now today we will be taking up the format and ideas of letter writing. Now letter writing is not something new to us. In fact, we have been writing letters in our class in Hindi, in English, but also at our homes. So when even in our childhood we did not have mobile phones, we did not have other connectivity sources, we used to write letters to our friends, to our relatives who lived at a distance where we could not meet them. So letter is not a new word. It is any mode of communication in which you write something to a concerned person. Now, what is important for us is how to produce or write an effective letter which is correct in format as well as content. तो लेटर के दो पार्ट्स होते हैं, इनफैक्ट दो कंपोनेंट्स होते हैं. पहला, लेटर राइटिंग आपका जो 10 मार्क्स का आता है उसमें फॉर्मेट भी देखा जाता है और कंटेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है. तो लेटर राइटिंग में हम सबसे पहले फॉर्मेट को समझ लेते हैं, क्योंकि कंटेंट की जहाँ तक बात है, कंटेंट वहीं से आएगा जहाँ से आपके आइडियाज़ आएंगे. जो क्वेश्चन आपको लेटर में पूछा जाएगा उस क्वेश्चन से रेलेवेंट, उस क्वेश्चन से कंसर्न्ड ही आपको कंटेंट देना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं. लेटर राइटिंग में दो टाइप्स के लेटर होते हैं. एक होते हैं फॉर्मल लेटर्स और एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. अब फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं. इनका एक सर्टेन पैटर्न होता है, पैटर्न एंड फॉर्मेलिटी. फॉर्मेलिटी से वर्ड आया है फॉर्मल, और इनको प्रोफेशनल रखा जाता है. प्रोफेशनल का मतलब आप थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना के रखते हैं और एक प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं, और इसमें जो है आप एड्रेस करते हैं इश्यूज़ को जो कंसर्न्ड हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आप किसी एडिटर को, किसी ऑफिशियल को, किसी प्रिंसिपल को, किसी भी हायर अथॉरिटी को लेटर लिख रहे होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा फॉर्मल रहते हैं और एक फिक्स्ड पैटर्न लेकर चलते हैं. एनी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर और लेटर टू अथॉरिटीज फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी. अब बिजनेस लेटर भी हो सकता है, ऑफिशियल लेटर भी हो सकता है, सोशल लेटर भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकता है. अब इनमें क्या फ़र्क है? बिजनेस लेटर का मतलब, मान लीजिए आप कोई परचेजिंग करना चाहते हैं या आप कोई बिजनेसमैन है, आप किसी बड़ी फर्म से या इंडस्ट्री से कोई परचेज लेना चाहते हैं, कोई माल खरीदना चाहते हैं, तो वो आप अलग तरह से एक लेटर लिखेंगे. या कोटेशन मांग रहे हैं या दे रहे हैं कोटेशन, तो वो एक बिजनेस लेटर हो गया. ऑफिशियल लेटर हो गया जिससे मान लीजिए आप अपने कोई टाउन की अथॉरिटीज़ को, आप एमएलए को लेटर लिख रहे हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हैं, या मेडिकल ऑफिसर को लिख रहे हैं, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख रहे हैं, या ऐसे किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं जिसमें आप कंप्लेंट कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को लिख रहे हैं, या मिनिस्ट्री को लिख रहे हैं जिसमें आप अपना कोई कंसर्न या कंप्लेंट शो कर रहे हैं, वो ऑफिशियल लेटर हो गया. इसी तरह से सोशल लेटर्स. सोशल लेटर्स में ज़्यादातर आता है इनविटेशन, जैसे आप अपने किसी भी इवेंट के लिए इनवाइट करना चाह रहे हैं, या कंडोलेंसेस आते हैं, अफसोस के लिए लेटर्स लिखते हैं हम. वो भी आपने देखा होगा, कई बार गैदरिंग्स में लेटर्स पढ़ी जाती हैं कि हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है, तो वो भी फॉर्मल लेटर्स की क्लासिफिकेशन में आता है. फिर आगे एप्लीकेशन. ये हमारा सबसे कॉमन टाइप का फॉर्मल लेटर है. एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी.
तो एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल या हेडमास्टर हम स्कूल में हमेशा ही लिखते आए हैं, उसका एक सेट फॉर्मेट होता है कि हम क्यों एप्लीकेशन लिख रहे हैं और फिर हम उसको कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, वो फिक्स्ड होता है. वी कैन नॉट चेंज इट. वी आर नॉट वेरी फ्री टू चेंज थिंग्स इन अ फॉर्मल लेटर. Now let's look at the informal letter. Now this is one of the easiest type of letter writing, जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बड़ा easy सा format होता है और ये personal letters होती हैं. They need not follow any set pattern or adhere to any formalities. Adhere मतलब stick करना, किसी formality को चिपकना ज़रूरी नहीं है. They contain personal information और are a written conversation. अब कॉन्वर्सेशन क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? पर्सनल लेटर्स एक तरह की बातचीत है. बातचीत मतलब फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स या फ्रेंड्स. अब आज की डेट में तो ईमेल्स हो गए, व्हाट्सएप हो गया और कोडेड मैसेजेस बहुत तरह के हो गए, टेलीफोनिकली हो गया. लेकिन पुरानी बात है जब ये सब सोर्सेज ऑफ मीडिया नहीं थे तो लेटर्स के थ्रू ही हम कनेक्ट होते थे. Informal letters are generally written to friends, acquaintances, relatives और इसमें family आ जाती है सारी. हालांकि family से हम आजकल कनेक्ट मोबाइल से ही होते हैं, लेकिन अगर हमें informal letter आता है तो letter to father, letter to mother, letter to sister और ये फ्रेंड्स भी आ जाता है. अब एक्वेंटेंसेस क्या होते हैं? जो जान पहचान के लोग होते हैं, जो नोन होते हैं. एक्वेंटेंसेस में आपके कोई नेबर्स हो सकते हैं, कोई पुराने जानकार हो सकते हैं, तो कोई भी इस तरह के लोग जो हैं वो आपके इनफॉर्मल लेटर्स में आ जाते हैं. अब स्टेप क्या होता है? 10 मार्क्स का आपका लेटर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि टाइप ऑफ लेटर क्या है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है. उसके बाद फॉर्मेट आपका जो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग का वो आपको आना चाहिए और उसके बाद आपका कंटेंट जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. कंटेंट मतलब रेलेवेंट होना चाहिए, जो पूछा गया है वही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से जो याद करके गए हैं वो लिख देंगे, नहीं. क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करें जिसमें आपको अप्रोप्रिएट कंटेंट आता है. यूज़ करेक्ट लैंग्वेज. मेरे हर लेक्चर में ये एक बात रिपीट होती है कि लैंग्वेज को हमेशा सिंपल रखिए, शॉर्ट रखिए, करेक्ट रखिए. गलत लॉन्ग सेंटेंसेस, शोई लैंग्वेज बनाने का कोई एडवांटेज नहीं होता. ऑलवेज यूज सिंपल एंड करेक्ट लैंग्वेज. अब हम आ जाते हैं लेआउट. लेआउट किसको कहते हैं? डिजाइनिंग को. एक फॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर या लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट क्या होता है? तो फॉर्मेट का मतलब है कि सबसे पहले हमें मान लीजिए लेटर टू एडिटर आ गया, या लेटर टू हमने किसी बिजनेसमैन कंपनी को लिखना है, या लेटर टू किसी ऑफिसर को, कमिश्नर को, कलेक्टर को, मैजिस्ट्रेट को, किसी को भी, टैक्सेशन ऑफिसर को हमने लेटर लिखना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेज का लेफ्ट हैंड कॉर्नर ले लेंगे. ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर हो गया. यहाँ पे आपका सेंडर्स नेम एंड एड्रेस आ जाएगा. सेंडर कौन है? हम हैं. सेंडर कौन है? जो एग्जाम दे रहा है, कैंडिडेट, स्टूडेंट. अब सेंडर का नेम और एड्रेस एट द टॉप ऑफ लेफ्ट हैंड कॉर्नर. उसके बाद एक लाइन में या 2 लाइन में या 3 लाइन में ये आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगी डेट. इसको अभी हम एक सैंपल के थ्रू भी स्टडी करेंगे. अब आप पूछेंगे कि क्या मैं अपना नाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? नो. एग्जामिनेशन में आप अपना नाम नहीं दें. नॉर्मली आपको वहाँ पे दिया होता है कि यू आर दिस 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 फ्रॉम दिस प्लेस, राइट अ लेटर टू दिस 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 अबाउट दिस. मान लीजिए नाम नहीं दिया हो तो फिर आप XYZ ABC कुछ भी करके लिख के और नीचे न्यू दिल्ली या बीकानेर या कोई भी सिटी का नाम जो है वो लिख सकते हैं और डेट डाल सकते हैं.
डेट कब की डालेंगे? डेट कोई भी डाल सकते हैं, पुरानी भी डाल सकते हैं और एग्जाम के डे की भी डेट डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आप एक लाइन लीव करेंगे, गैप देंगे। गैप देने के बाद आपका आ जाएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। एड्रेसी कौन है? जिसको आप लेटर लिखना चाह रहे हैं, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जिसको आप बात बोल के कुछ कन्वे करना चाहते हैं, वो है एड्रेसी। The name and designation of the addressee should be on the left margin. अब हम लेफ्ट पे ही चल रहे हैं। ये करने के बाद, एक लाइन लीव करने के बाद लेफ्ट पे ही हम इसको लिखेंगे। तो ये दो एड्रेसेस के बीच में एक डेट आ जाती है और फिर एक ब्लैंक लाइन मार्जिन आ जाता है जिसमें हम खाली स्पेस छोड़ते हैं, ये दिखाने के लिए कि डेट के बाद अब हम एड्रेसी का नाम लिख रहे हैं जिसको हमने लेटर लिखना है। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो होता है विषय, किस विषय के ऊपर आप लेटर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट शुड बी एन इंस्टेंट आइडिया ऑफ द थीम एंड शुड बी रिटन नॉट मोर देन वन लाइन। एक लाइन में आप मान लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्ड्स तक आप सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लेटर आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द बैड रोड्स ऑफ योर सिटी, तो आप सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? अबाउट द बैड रोड्स ऑफ द सिटी। बस डिटेल जो है वो हम कंटेंट के अंदर देंगे, सब्जेक्ट में नहीं देंगे। उसके बाद आ जाता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन किसको बोलते हैं? कि आप कैसे उनको सर या डियर सर करके बुला रहे हैं। तो फॉर्मल लेटर में आप नाम नहीं लेते नॉर्मली, सर या डियर सर। अगर ज़्यादा लोग हैं, जैसे कोई कंपनी है जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो आप डियर सर, सर्स और डियर सर्स फॉर कंपनीज एंड फर्म्स कर देते हैं। अगर एक इंडिविजुअल है, कोई ऑफिसर है, तो आप सर या डियर सर करके लिख देते हैं। और अगर कोई लेडी है और आपको पता है कि वो लेडी ही है, तो मैडम। तो ये आपका हो गया सैल्यूटेशन। उसके बाद आ जाता है लेटर का मेन पार्ट, मतलब कि बॉडी ऑफ द लेटर। अब इसमें आप 2 पैराग्राफ ज़रूर लिखिए, एक ही पैराग्राफ में लेटर को मत कवर करिए। 2 पैराग्राफ्स का मतलब है एक में आपके इंट्रोडक्शन आ जानी चाहिए कि आप फर्स्ट पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि आप क्या प्रॉब्लम उठाना चाह रहे हैं, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं और आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है, आप कंसर्न्ड हैं, आपको चिंता है कि ये एक प्रॉब्लम है। सेकंड में आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं प्रॉब्लम की। एंड थर्ड पैराग्राफ में आप सजेशंस दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको टॉपिक मिला है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें काफ़ी डिटेल्स हैं और आप सजेशंस और रेमेडीज़ भी बता सकते हैं, तो आपको 3 पैराग्राफ्स में उसको डिवाइड करके रेमेडीज़ या क्योर या सजेशन भी बता देना चाहिए। तो अभी हमने क्या देखा? सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे सेंडर का नाम और एड्रेस, फिर लिखते हैं डेट, लेफ्ट साइड पे ही फिर लिखते हैं एड्रेस ऑफ एड्रेसी और फिर लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम फिर एक लाइन छोड़ते हैं, फिर लिखते हैं सर या डियर सर या मैडम, जैसा भी दिया हुआ है। और उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट होती है जिसमें प्रेफरेबली 2 या 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। लास्ट में जब हमने यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम फिनिश कर ली, हमने अपना कंटेंट लिख लिया, तो उसके बाद हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लोज कैसे करते हैं लेटर को? योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली। अब देखिए, जो आम तौर पे बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं? योर लिखकर अपॉस्ट्रोफी डाल देते हैं। ये नहीं करना, अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी का मतलब हो गया योर इज, तो योर इज नहीं है, योर्स।
योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली। ठीक है, और ये जो अल्फाबेट होगा ये कैपिटल नहीं करेंगे, स्मॉल रखेंगे। ठीक है, अब लास्ट में योर्स सिंसियरली लिखने के बाद आपका नाम आ जाएगा, और अगर डेजिग्नेशन दिया हुआ है कहीं क्वेश्चन में तो डेजिग्नेशन आ जाएगा, नहीं तो आपका क्लियर लेटर्स में नाम आ जाएगा। अब ये 7-8 पॉइंट्स में जब भी हम एक पॉइंट चेंज करेंगे तो हम एक ब्लैंक लाइन को बीच में देंगे। यही मैंने लिखा है, लीव 1 लाइन गैप बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स। क्लोज करने के बाद फिर एक लाइन को हम गैप को देंगे। अब हम इसको सैंपल के तौर पे देख लेते हैं। जो हमने अभी बातें डिस्कस की हैं, जो लेटर राइटिंग हम करते हैं और जब सैम्पल लेटर्स हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी अलग टाइप की लेटर्स मिल जाती हैं। तो आपको बहुत सारे लेटर्स का आइडिया होना चाहिए, पर्सनल भी होना चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों का होना चाहिए। कुछ सैम्पल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ये वाला पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि बाद में आप इसको दोबारा से कंसल्ट करके पढ़ सकें। अब सैम्पल लेटर टू द एडिटर है। अब एडिटर हम जानते हैं कि किसी भी न्यूज़पेपर का जो एडिटर है वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है, और हमें अपनी सोसाइटी के कंसर्न में when we want to say something about something bad or something good which is happening in the society, we want to convey it through a nice newspaper which is popular among the public. So we write a letter to the editor. So the question says, now this is the question. The question says, write a letter to the editor of the Times of India, Delhi, expressing your concern over the increase in rate of road accidents, rash driving and overcrowded buses. You are Anu Arun living at this New Delhi address. अब यहाँ से आपको क्या क्या क्लूज मिलते हैं? नंबर 1 क्लू आपको ये देखना है कि ये लेटर फॉर्मल है। फॉर्मल में भी ये लेटर टू द एडिटर है। फिर आपको न्यूज़पेपर का नेम दिया हुआ है, आपको प्लेस का नेम भी दिया हुआ है, और आपको थीम बताया हुआ है दैट यू हैव टू एक्सप्रेस योर कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, रैश ड्राइविंग एंड द ओवर क्राउडेड बसेस। अब इसका क्या मतलब है कि आप जब अपनी सड़क पर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्पेशली जो बसेस हैं वो भी ओवर क्राउडेड जा रही हैं, तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट दिस कंसर्न। एंड नाउ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि यू को डिफाइन किया हुआ है, तो सेंडर जो है, सेंडर का एड्रेस और नेम दोनों दिया हुआ है। दैट मीन्स यू डू नॉट हैव टू राइट योर ओन नेम, योर ओन एड्रेस। आप क्या करेंगे, अगर आप बॉय हैं तो आप अरुण लिख लेंगे, अगर आप गर्ल हैं तो आप अनु लिख लेंगे, और एड्रेस जो है वो आप ये वाला यूज़ करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ आ जाइए, आप इसको एक बार मत देखिए, आप यहाँ आ जाइए, पेज नंबर 1 ये है। सबसे ऊपर हमारा एड्रेस आ जाएगा C21 मयूर विहार, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के बाद हमने लगा दी डेट। डेट आने के बाद ये गैप है, ये एक गैप हम लेंगे 1 लाइन का। इस गैप के बाद आ जाएगा द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। अब ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में दे रखा है। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है, तो फिर हम यहाँ पे कुछ भी XYZ करके लिख सकते हैं और टाउन का नाम लिख सकते हैं, और फिर हम डेट डाल देंगे। तो ये हमारी 3 लाइंस हो जाएंगी अगर हमें ये सब नहीं दिया हुआ तो। ठीक है,
उसके बाद ये हमें दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें भी हमें सिर्फ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद आइए यहाँ पे फिर हम एक गैप लाइन देंगे। गैप देने के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट इंक्रीजिंग केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, रैश ड्राइविंग एंड ओवरक्राउडिंग। उसके बाद हम फिर देंगे एक गैप लाइन, ये गैप है, एक लाइन का स्पेस देंगे, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। उसके बाद सर, फिर नेक्स्ट लाइन से थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस द एंगर। अब ये एंगर है, इस एंगर को आप चिंता, कंसर्न भी कह सकते हैं, और एंगर को ज़्यादा एंगर, एंग्विश भी कह सकते हैं। अब ये आप पे है कि आप किस टाइप की वोकैबुलरी यूज़ करना चाहते हैं। मैंने ऑप्शन दे दिया, इनमें से एक वर्ड यूज़ करेंगे। आई विश टू एक्सप्रेस द एंग्विश, एंगर, कंसर्न ऑफ द जनरल पब्लिक over the increasing या rising number of road accidents, cases of rash driving and the problem of overcrowding in the buses and on roads. इसको कंटिन्यू करते हुए the bus and auto drivers drive recklessly, rashly, carelessly. इसमें से वन वर्ड कोई भी पिक कर लेंगे आप। ये मैंने आपकी वोकैबुलरी एनहांसमेंट के लिए 3 ऑप्शंस दिए हैं। They even jump the red light signals installed on the roads. The private bus operators, autos, taxis. अब आपके शहर में हो सकता है कि प्राइवेट बसेस नहीं हो, तो आप ऑटोज लिख सकते हैं या टैक्सीज भी लिख सकते हैं। आपके माइंड में जो भी ऐसी बात आ रही है जो ट्रैफिक को ज़्यादा हैम्पर करती है, ट्रैफिक को ज़्यादा ओवरक्राउडिंग प्रोड्यूस करती है, वो आप लिख सकते हैं। The private bus operators, autos, taxis stop at unauthorized stops or non-parking spaces. The uncontrollable speed and competition with other buses is the main cause of accident. अब हमें कुछ cause तो बताना ही है, हम सिंपली ये कंसर्न नहीं बता सकते, हमें उसका कुछ कॉज भी बताना चाहिए। दे इवन ओवरटेक द अदर बसेस फॉर पिकिंग अप मोर पैसेंजर्स। द कंडक्टर्स पैक देयर बसेस टू सफोकेशन। अब ये लाइन क्या कहती है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो बसेस में इतने ज़्यादा पैसेंजर्स को फिल कर लेते हैं कि वो सफोकेट हो जाते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा बसेस को भर लेते हैं। दिस इज़ एक्चुअली ओवर क्राउडिंग ऑफ बसेस। ओवर क्राउडिंग ऑफ बसेस मतलब बसों का बहुत ज़्यादा भरा हुआ जाना, जिससे जान का खतरा भी हो सकता है। सफोकेशन बहुत ज़्यादा है और बसों के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। अब उसका रिजल्ट क्या होता है, देखिए पब्लिक क्यों परेशान हो रही है, पब्लिक की कंसर्न, पब्लिक की परेशानी क्या है। एज अ रिजल्ट लेडीज एंड ओल्ड पीपल आर अनएबल टू गेट इनटू द बसेस। इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्टर वॉच ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रैफिक पुलिस। अब हम यहाँ बताना ये शुरू करेंगे कि यहाँ से आप नया पैराग्राफ भी स्टार्ट कर सकते हैं, कि अब हम ये बताना शुरू करेंगे कि हमें क्या चाहिए और अथॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। मोर ट्रैफिक पुलिस शुड बी एम्प्लॉयड टू चेक द वायलेशंस ऑफ द ट्रैफिक रूल्स। वायलेशंस मतलब ट्रैफिक रूल्स जो तोड़े जा रहे हैं उसको चेक करने के लिए हमें और ट्रैफिक पुलिस चाहिए। प्रॉपर रोड सिग्नल्स एंड रोड मार्क्स शुड बी मार्क्ड। The surprise check by traffic police and transport authorities can play an effective role in booking या कैचिंग या पनिशिंग, कोई भी एक ले सकते हैं आप। द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट्स मतलब जो गलत हैं, लोग जो गलती कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए हमें ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं आप अगर आपको अथॉरिटी वर्ड याद नहीं आए। I hope my concern shall be brought to the notice of the authorities through your columns. Columns मतलब न्यूज़पेपर के जो आपके आर्टिकल्स हैं उनके थ्रू मैं
अथॉरिटीज़ की तरफ ये ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि ये एक सीरियस इशू है और इसमें ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो यहाँ हमने फॉर्मली इसको एंड कर दिया, कोई ज़्यादा इनफॉर्मल बात हमने नहीं की। लास्ट में योर्स ट्रूली अरुण या अनु दोनों में से एक, जो भी आप नाम लिखना चाहें, ये यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक the students who have joined us today in the class, let me have your responses. Are we clear with the format? In a formal letter to the editor, this is how we go about. अब देखिए, जो लेटर मैंने अभी आपको बताई वो कुछ ऐसी दिखेगी। अभी मैंने आपको बोल्ड लेटर्स में एक एक वर्ड के साथ बताई, वो कुछ ऐसी दिखेगी। पहले 4 लाइन्स में आपका एड्रेस, सेंडर, फिर डेट, फिर एड्रेसी जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन सर, ये कंटेंट, और लास्ट में क्लोजिंग। तो ये इसका सारा फॉर्मेट है, वही वाला कंटेंट है जो मैंने अभी बोला, वही मैंने इसको एक पेज पे करके आपको दिखा दिया। अब देखिए, मान लीजिए ये तो था लेटर टू द एडिटर, फॉर्मल लेटर था। अब वी विल टेक अप अनदर फॉर्मल लेटर विच इज एन ऑफिशियल लेटर। नाउ ऑफिशियल लेटर मीन्स दैट इट इज रिटन टू एन ऑफिशियल. Write a letter to the municipal commissioner of your city regarding the poor quality and inadequate supply of municipal water. You are Meera or Mohan, the president of Colony Resident Society CRS of Rose Colony, Jaipur, Rajasthan. अब लेटर आपको approximately 150 words में लिखना होता है, approx. You don't have to be exact. So 10 words and 150 words कोई ज़्यादा नहीं है, जिसमें फॉर्मेटिंग के भी मार्क्स होते हैं। See now, in the last 2 years, 2018 और 2016 के RS मेंस के एग्जाम्स में, you have been getting official letter, a letter to the municipal commissioner or letter to some high official about some problem of the city. तो आपको मैं इसमें भी एक सैम्पल बता देती हूँ कि कैसे हम लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर लिखेंगे। अब ये कंसर्न क्या है, थीम क्या है? इट इज़ अबाउट द पुअर क्वालिटी एंड इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मतलब कम मात्रा में सप्लाई आना, किसका? पानी का। म्यूनिसिपैलिटी से जो पानी आता है वो कम मात्रा में भी आता है और पुअर क्वालिटी में भी आता है। तो आप एक किसी कॉलोनी के, सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, आप म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखेंगे। वही वाला फॉर्मेट, हाउस नंबर नहीं दिया हुआ इसलिए हमने लिख दिया हाउस नंबर XYZ। रोज कॉलोनी दिया हुआ है, रोज कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डेट हमने आज की लिख दी। अब इसके बाद हमने एक गैप छोड़ दिया, उसके बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर, जयपुर, राजस्थान। उसके बाद फिर हम एक गैप छोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज पुअर क्वालिटी एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ म्यूनिसिपल वाटर। उसके बाद फिर एक गैप छोड़ेंगे। सर के बाद आई, On behalf of the residents wish to draw यार, अब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो residents of the, कौन सी सोसाइटी है आपकी, उसका नाम भी ऐड कर सकते हो आप। I on the behalf of the residents of the society wish to draw your attention towards the poor quality and inadequate supply of municipal water in the Rose Colony. We have been facing, ये ज़रूर बताना है कि आप ये प्रॉब्लम कब से फेस कर रहे हैं। We have been facing this inconvenience for 1 week now. Inconvenience की जगह आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम, ट्रबल,
जो आप लिखना चाहें. We have been facing this inconvenience for 1 week now. Earlier, there was regular supply of municipal water throughout the day, but now the situation is worrisome. चिंताजनक है, troublesome, बहुत problematic है, disturbing, बहुत disturb करने वाली है. कोई भी word जो आपकी vocabulary में शामिल हो, you can add these words. Water is rarely available. Rarely मतलब बहुत कम, very less. बहुत कम time water available होता है and the quality too has deteriorated, worsened, bad हो चुकी है. Deteriorated का मतलब has become bad. अब ये आप अपनी vocabulary में add कर सकते हैं. कुछ नए word हैं. Water is rarely available and the quality too has deteriorated or worsened. It is pale in color. तो water जो होता है transparent होना चाहिए, white होना चाहिए, but it is pale. Pale means light yellow. तो light yellow water का मतलब है कि water जो है वो clean नहीं है. And has a foul smell. Foul means bad. Bad smell. And has a bad smell. इसका मतलब उसकी purification में बहुत ज़्यादा problem है. Due to this, it has become unfit for drinking and cannot be used for any other activity. अब देखिए जो पानी गंदा आएगा, pale color का, yellow color का आएगा, उसमें foul smell भी होगी, तो definitely आप उसको पी नहीं पाएंगे. तो आप ये mention करेंगे that it is unfit for drinking as well as for any other activity. आप उसमें cooking भी नहीं करना चाहेंगे, आप उससे bathing भी नहीं करना चाहेंगे. So no other activity is possible with dirty water. The situation has compelled. Compelled means forced. Forced many of us to purchase bottled water or even consume groundwater at times. तो इसका मतलब the result of dirty water has been कि हमें bottle खरीद के mineral water की bottle purchase करके पानी पीना पड़ता है और कई बार hand pump से ground का पानी भी निकालना पड़ता है. I hereby humbly request. अब यहाँ पे आप ये बताएंगे कि आप उनसे क्या मदद चाहते हैं. I humbly मतलब मैं बहुत ही एक तरह से मैं humble होके request करता हूँ कि आप इस मैटर में लुक इनटू कीजिए. ग्रेव मैटर, सीरियस को ग्रेव भी कहते हैं. प्लीज लुक इनटू द ग्रेव एंड सीरियस इशू एंड टेक द नेसेसरी एक्शन रिक्वायर्ड टू रिस्टोर मतलब वापस ठीक करना. द एडिक्वेट सप्लाई, एडिक्वेट मीन्स सफिशिएंट, पूरी सप्लाई जो है वो आ जाए क्लीन वाटर की इन आवर एरिया. आई लुक फॉरवर्ड टू योर कोऑपरेशन एट द अर्लीस्ट. अब देखिए इस सेंटेंस को भी मैंने दो तरीके से लिखा है. आप क्या लिख सकते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू योर कोऑपरेशन एट द अर्लीस्ट, एक तो यहाँ तक. दूसरा, आई एंटिसिपेट एन इमीडिएट एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. एंटिसिपेट मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ पहले से ही कि मुझे आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव और अच्छा कोऑपरेशन मिलेगा. आई हियरबाय, ये वही है जो मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि मैं आपको लास्ट का फॉर्मेट बता सकूँ. आई एंटिसिपेट एन इमीडिएट एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. थैंकिंग यू योर्स ट्रूली मीरा, प्रेसिडेंट CRS. अब देखिए CRS मैंने कहाँ से लिया है, CRS मैंने यहाँ से लिया है क्वेश्चन से. ये CRS है. आप पूरा सोसाइटी का नाम भी लिख सकते हैं और मीरा या मोहन दोनों में से जो भी नाम आप लिखना चाहें. और ये सोसाइटी है तो प्रेसिडेंट ऑफ CRS, इस कॉलोनी के आप प्रेसिडेंट हो. यहाँ से मैंने आपका फाइनल जो है वो लिया है. अब आपके डाउट्स देख लेते हैं. Doubt regarding date, it should be written or not, please clear 12th February. हाँ ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
अभी मैंने क्या बताया, अभी भी मैंने ऐसा ही बताया। हाँ, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। 17th ये ज्यादा ठीक है। करेक्ट। अभी मैं आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ कि यहाँ मैंने क्यों नहीं लिखा। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, लेटर राइटिंग में क्या हुआ है, एक होती है ट्रेडिशनल फॉर्मेट, एक होता है इंडेंटेड फॉर्मेट, एक होता है ब्लॉक्ड फॉर्मेट। ये मुझे आपको करवाना नहीं था, लेकिन क्योंकि आपका एक डाउट आया है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले जब हम स्टूडेंट्स थे तो ट्रेडिशनल फॉर्मेट चलता था, तो उसमें ये सब होता था, कॉमा लगाना, डेट डालो, फिर कॉमा, फिर ईयर डालो, फिर फुल स्टॉप, फिर डियर सर लिख के, फिर कॉमा लगा के, फिर ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, तो उसमें ये आ जाता था 17th। तो ये बिल्कुल ठीक है, ट्रेडिशनल यही है। उसके बाद आया इंडेंटेड। इंडेंटेड में ये होता था, इंडेंटेड में ये होता था कि आप ये जो लिख रहे हैं, पहले ये पार्ट यहाँ आ जाता था और उसके बाद डियर सर के बाद यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होता था, आई ऑन द बिहाफ ऑफ। इसको कहते हैं इंडेंटेशन। पर अब ऐसा नहीं है। अब कौन सा फॉर्मेट चलता है? अब ब्लॉक फॉर्मेट चलता है। ब्लॉक का मतलब होता है कि सब कुछ एक ही लेफ्ट साइड पे ही लिखते जाइए, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं, कोई वो नहीं। डेट में भी ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, दोनों ठीक है, पर आपकी बात ये ज़्यादा ठीक है कि 12 के साथ 12th लगाइए, 17th के साथ 17th लगाइए, 3rd के साथ 3rd लगाइए। ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आई होप द डाउट इज क्लियर नाउ। तो अब आ जाते हैं पर्सनल उस पे। तो पर्सनल लेटर में क्या होता है? अभी तक हमने देखा एक लेटर टू द एडिटर और दूसरा ऑफिशियल लेटर। अब पर्सनल लेटर बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, आपको कुछ नहीं करना, वैसे ही करना होता है जैसे आपने ये एड्रेस लिया, ये आपका एड्रेस हो गया सेंडर का और ये एड्रेसी। पर्सनल लेटर में भी यही आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप डियर सर नहीं लिखते। पर्सनल लेटर में क्या होता है, मान लीजिए फ्रेंड है, तो फ्रेंड का अगर नेम दिया हुआ है तो माय डियर रवि, डियर फ्रेंड। तो इस तरह से लिख के आप लेटर को स्टार्ट कर देते हैं और फिर जो भी आपसे कंटेंट मांगा गया है आप उसको लिखते जाते हैं। मान लीजिए आपको मांगा गया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रवि डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर विजिट टू न्यू दिल्ली। तो आप माय डियर रवि, आई हैड गॉन टू न्यू दिल्ली फॉर अ पिकनिक या फॉर अ साइट सीइंग। तो फिर आप लेटर को स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में क्या करते हैं? योर लविंग फ्रेंड, योर सिंसियरली या लविंगली योर्स, ऐसा कुछ भी लिख के और लेटर को क्लोज करके नीचे XYZ लिख लेते हैं। अगर कोई नाम दिया हुआ है तो आप वो नाम यूज़ करें, नहीं तो ABC XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए रिलेटिव्स हैं, तो रिलेटिव्स में आपका नाम नहीं दिया हुआ, नाम नहीं है तो आएगा राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, राइट अ लेटर टू योर फादर, योर मदर। तो नेम नहीं आएगा उसमें, उसमें वो जनरल लिखेंगे। तो आप उसमें माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, माय डियर मॉम, माय डियर मदर, फादर, डैड, अंकल, आंटी, जिस बारे में भी बोला है वहाँ से स्टार्ट करके और आप लेटर का कंटेंट लिख सकते हैं। और लास्ट में योर्स अफेक्शनेटली, योर लविंग, अगर आपको दिख रहा है तो योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सिस्टर, योर लविंग सन, या अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली, योर ट्रूली। योर्स सिंसियरली और योर्स ट्रूली जो है, जिनको हम बहुत नज़दीकी से नहीं जानते, जो हमारे बहुत नज़दीक नहीं है पर ठीक है हम जानते हैं, उनको हम लिखते हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं लविंगली योर्स या अफेक्शनेटली योर्स
affectionately या yours affectionately, इस तरह से। तो ये बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको एक कुछ सैम्पल्स का पीडीएफ बना के रखा है, वो इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ ऑफिशियल लेटर्स और Am I audible? क्या अब आवाज आ रही है? नहीं आ रही अभी शायद। Yes. Okay. Okay. Let me have your questions if any, and let me know how much you are listening or reading English to enhance your vocabulary and your English proficiency. Are you listening to something? Let me have it in the comments, please. Are you listening every day? Mukut Bihari, yes. Sumitra, yes. Okay. Are you reading something? Read क्या कर रहे हैं आप? मुझे बताएं थोड़ा। पैरा चेंज करते समय गैप कितना रखना है? देखिए, क्योंकि सारा कुछ लेफ्ट साइड से चलेगा ना, तो मान लीजिए ये आपकी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है, तो जब पैरा चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली एक लाइन का यहाँ गैप छोड़ के और फिर एक लाइन स्टार्ट करेंगे तो ही पैरा चेंज होगा। ठीक है? ठीक है ना? क्योंकि सारा कुछ यहाँ से लेफ्ट साइड से चल रहा है, तो फिर ये पैरा, फिर ये 3 लाइन्स चलेंगी, फिर एक लाइन का गैप देंगे, फिर पैरा चेंज होगा, फिर गैप देके फिर योर्स सिंसियरली। ठीक है? और देखिए, जो सैम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं ना, आप उसको जब क्लोजली स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप स्क्रीन पे शायद कुछ ना देख पाए, लेकिन कुछ सैम्पल्स जो आपको दिए जा रहे हैं, व्हेन यू विल व्यू दोज सैम्पल्स, व्हेन यू विल लुक एट दोज सैम्पल्स क्लोजली, और एक एक बार आपको लिखने की प्रैक्टिस करने के बाद ही पूरा क्लियर हो जाएगा कि लेटर का फॉर्मेट कैसा रहता है। ठीक है? अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, फॉर्मेट के कुछ मार्क्स होते हैं डेफिनेटली, बट व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कंटेंट। तो कंटेंट के लिए आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट यू शुड कीप रीडिंग the current topics. For example, yes, I'm very happy, Mukut, you are right, editorials of newspaper की जो आप बात कर रहे हैं, editorial पढ़ने से आपको जो society की contemporary problems हैं, current problems हैं, उस पे आप update रहेंगे। BK रस्तोगी बुक फाइन, सैम्पल्स के लिए सब बुक्स ठीक हैं, आई डोंट रिकमेंड एनी वन बुक, कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कंटेंट की जब बात आती है तो आपको करंट टॉपिक्स से बिल्कुल फेमिलियर होना चाहिए। आपको कोई भी ऑफिशियल लेटर आएगा, लेटर टू द एडिटर आएगा, उसमें करंट टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कोविड में हॉस्पिटल्स की कंडीशन, मास्क लोग नहीं पहनते हैं, ठीक है, नेग्लिजेंस ऑफ पब्लिक, पब्लिक नेग्लिजेंट है, लोग ध्यान नहीं रखते हैं, लोग पब्लिक में ध्यान नहीं रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, मास्क यूज़ नहीं करते हैं, मार्केट्स में बहुत क्राउडिंग कर देते हैं, इसी तरह से लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको इस तरह के करंट टॉपिक्स, फिर जो हमारी रोड्स की प्रॉब्लम्स हैं, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम्स हैं, फिर जो हमारे ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, उसमें भी नॉइज़ पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो इस तरह के जो आपके टॉपिक्स हैं, इसकी आप राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें।
150 वर्ड्स में कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखना होता, उसमें आपको 100 वर्ड्स की ही प्रैक्टिस करनी है कि 100 वर्ड्स में कैसे आप बहुत अच्छे तरह से अपनी प्रॉब्लम भी बताएं, प्रॉब्लम के कॉजेस। अच्छा, आपको 3 तरह से प्रॉब्लम लिखनी होती है, 3 पार्ट्स का कंटेंट होना चाहिए आपका। पहला, प्रॉब्लम क्या है, दूसरा उसका कॉज क्या है, तीसरा उसका रेमेडी या क्योर या आपके सजेशन। तो ये सारा कुछ अगर आपका आता है और अगर आप फॉर्मेट पूरा फॉलो करते हैं जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग भी करते हैं, तो आपको 100% आपको 10 में से 8 या 9 मार्क्स मिल सकते हैं। हाँ, आप मुझे बता सकते हैं कोविड पेंडेमिक पे, यस आई विल मेक यू सम सैम्पल्स। आप मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, आप जो सैम्पल चाहते हैं, आप मुझे लिस्ट बना के इसमें कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। कोविड पे मैं बिल्कुल बना दूंगी, और आपको चाहे वो आप पैराग्राफ में यूज़ करें, चाहे लेटर में यूज़ करें, चाहे आप उसको कैसे भी करके यूज़ करें, आप उसको मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। वोकैबुलरी आपको कैसी चाहिए ये भी आप बताइएगा। बहुत सिंपल लिखना है तो वो बहुत सारी बुक्स हैं आपके पास, ग्रामर की बुक्स हैं, कंपेटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स हैं, वहाँ से लिख सकते हैं। थोड़ी सी अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करेंगे तो थोड़े से अच्छे मार्क्स आएंगे। बलबीर सिंह पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी प्रेफर्ड, लेटर और रिपोर्ट। देखिए, अगर टॉपिक्स दोनों आते हैं आपको, आप दोनों क्वेश्चंस में क्लियर हैं, तो आपको लेटर प्रेफर करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि लेटर में ऐसा फॉर्मेट होता है, बहुत सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। देखिए, तो ये सारा कुछ जब आप ठीक लिख के आते हैं तो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है, पर आप रिपोर्ट तब करिए जब आपको लेटर का कंटेंट नहीं आता। अगर लेटर के कंटेंट में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप रिपोर्ट करिए, क्योंकि रिपोर्ट में आपको कुछ भी झूठी सच्ची कहानी बना के रिपोर्टिंग करनी है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको कोई आइडियाज़ नहीं चाहिए, कोई थीम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक सीन क्रिएट करना है रिपोर्ट का कि ये हुआ था, इतने बजे हुआ था, इसके बीच में हुआ था, वो सब झूठ होगा, तो वो रिपोर्टिंग ईजी होती है। लेकिन लेटर में अगर आपको थीम और कंटेंट आता है एंड यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट, और जैसे मैंने आपको देखिए बहुत सारी वोकैब बताई, देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आप सीरियस को ग्रेव लिख सकते हैं, ये 2 लाइन्स में से एक लिख सकते हैं। डिटीरियोरेटेड और वर्सेंड लिख सकते हैं, डीजेनरेटेड लिख सकते हैं। डिटीरियोरेटेड का एक सिनोनिम डीजेनरेटेड क्वालिटी ऑफ वाटर भी होता है। जिसमें आपकी तैयारी अच्छी है, जिसमें आपके पास आइडियाज़ ज़्यादा हैं, जिसमें आपकी वोकैब अच्छी है, कम से कम 10 टॉपिक्स ऐसे आप रेडी करके रखिए, ठीक है। उसको आप 150 वर्ड्स का रेडी करके रखिए, पैराग्राफ में भी काम आए, लेटर में भी काम आए। मुकुट कह रहे हैं वोकैबुलरी मस्ट बी एक्सीलेंट बिकॉज सिंपल। एग्जैक्टली मुकुट, मैं यही कहना चाह रही हूँ। सिंपल वोकैबुलरी के लिए आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ग्रामर बुक्स हैं, कंपेटिटिव बुक्स हैं, आपके पास ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट आप बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करेंगे, लेकिन करेक्ट होनी चाहिए। ग्रामेटिकली आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें एरर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा अच्छी वोकैबुलरी मीन्स ज़्यादा अच्छे मार्क्स। डेफिनेटली येस, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड स्कोर। तो कोई बात नहीं। देखिए, मुझे महेश पूछ रहे हैं बुक, बच्चों मुझे बुक्स का नहीं पता ज़्यादा किस बुक में क्या है, क्योंकि मैं अपना ओरिजिनल लिखती हूँ और उस ओरिजिनल में ही बिलीव करती हूँ। बुक से मैं याद नहीं करती हूँ, ना ही मैं स्टूडेंट्स को ज़्यादा एडवाइस करूँगी। पर हाँ, आपको मैं एडवाइस करूँगी कि एटलीस्ट 10 टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बुक्स कौन सी अच्छी हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये बुक्स नहीं देखी हुई। कुछ लैंग्वेज अच्छी देती हैं कुछ बुक्स, लेकिन आप कुछ गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं, या मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं, डिटीरियोरेटेड है, वर्सेंड है,
ये टिप मैं आपको दूंगी, एक वोकैबुलरी पे थोड़ी सी मैं आपको टिप दूंगी, शायद कल दूंगी, तो आप क्लास में ज़रूर आइएगा। वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करके कैसे अच्छी वोकैब लिखनी है ये मैं आपको कल बताऊंगी। आज एक बार हम लेटर्स में सब कुछ कंफ्यूज ना करें। लेट्स गो बाय द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेटर। पर्सनल लेटर्स मैंने आपको PDF फॉर्म में दे दी है, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एनी मोर क्वेश्चंस अबाउट द लेटर? You can give me a list of 4-5 important topics which you think are important. उन पे मैं 150 words के राइट अप बना दूंगी, वो आपके पैराग्राफ में भी काम आ जाएंगे और आपके लेटर में भी काम आ जाएंगे। वो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, मैं वहाँ से लेके आपको ज़रूर बना के दूंगी। और लेटर में आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट, क्योंकि लेटर राइटिंग हम स्कूल डेज से करते आ रहे हैं। बट व्हाट आई सजेस्ट इज़ कंटेंट के साथ साथ फॉर्मेट की आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। उस प्रैक्टिस को करने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। तो जब आप कंटेंट थोड़ा सा तैयार कर लें, उसके बाद आप फॉर्मेट के साथ कुछ इम्पोर्टेंट लेटर्स लिख के देख लें। तो आज का लेक्चर यहीं तक। कोई भी बुक कंसल्ट करें। आप मेरे को एक लिस्ट बना के, और योजनाओं पे नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि योजनाओं पे लेटर नहीं आता, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी पे आता है। और योजना जो होती है, कोई भी योजना है वो फिक्स्ड है, उसमें कुछ हम अपने आइडियाज़ या कुछ क्रिएटिव नहीं डाल सकते। जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने बताया वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, या रोड्स की प्रॉब्लम है, या ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, उस तरह की प्रॉब्लम्स पे आप ज़्यादा तैयार कीजिए। उसमें आपको क्या होगा कि आपकी एक इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी और आपका पैराग्राफ और लेटर भी तैयार हो जाएगा। हाउ टू राइट अ रिपोर्ट इन द सिंपलेस्ट वे। नाउ दिस क्वेश्चन कैरीज 10 marks and it comes as an option for letter writing. So what you have to do is you have to select either you do the letter or you do the report. Now there are chances, ऐसा हो सकता है कई बार कि लेटर कुछ ऐसी आ जाए जिसका आपको कंटेंट या फॉर्मेट नहीं आता, या क्लियर नहीं है, या याद नहीं है, या आप कोई बिजनेस लेटर लिखना नहीं चाहते, तो उसकी चॉइस में हमारे पास आती है रिपोर्ट राइटिंग। सो टुडे वी विल बी टेकिंग अप द बेसिक स्टेप्स and how to write an effective report. What is report writing? So come, let's have a look at the introduction of report writing. Now what is a report? Now when we look at the word report, we have an idea. किसकी याद आती है? रिपोर्ट कौन लिखता है? जो रिपोर्ट लिखता है वो होता है रिपोर्टर, और ज़्यादातर हम न्यूज़ रिपोर्टर से इसको रिलेट करते हैं। इस टर्म को हम हो चुका है या होता आ रहा है बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, जिसकी हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी पे इफ़ेक्ट आ रहा है, इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो इसलिए रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है। इससे आप देख सकते हैं, इससे आप रिलेट कर सकते हैं न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस के साथ। न्यूज़पेपर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप उससे ये देख पा रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है। इज़ इट pleasant or is it unpleasant which is happening on a day-to-day basis? A report attempts to present the first-hand information of an incident or event. A report of an event presents a record of events that took place. अब first-hand information, ऐसा माना जाता है कि जो रिपोर्टर है वो इवेंट वाले प्लेस पे शामिल था। He was present at that place when this event took place. अब फॉर एग्जाम्पल इवेंट हो सकता है, कोई थेफ्ट हो सकता है, कोई चोरी हुई, कोई डाका डला, बर्गलरी हुई, या किसी का मर्डर हुआ, या किसी की पिटाई कर दी, या आजकल जैसे मॉब लिंचिंग होती है, बहुत सारे लोग मिलकर किसी को पीट देते हैं। ये एक की इंफॉर्मेशन जो वहाँ मौजूद थे लोग, उनसे लेके रिपोर्ट करेगा, क्योंकि
जो वहाँ आई विटनेसेस थे, जो लोग वहाँ पे मौजूद होकर देख रहे थे, वो उसको एक एक माइन्यूट डिटेल, स्मॉल डिटेल बताएंगे, जिसको वो रिटन फॉर्म में रिपोर्ट करेगा और फिर उसकी रिपोर्ट जो है न्यूज़पेपर में जाएगी। तो ये होती है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में न्यूज़पेपर रिपोर्टर क्या करता है वो तो हमने देख लिया, बट हम स्टूडेंट्स हैं, हम कैंडिडेट्स हैं, वी हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। सो वी नीड टू नो व्हाट वी हैव टू डू, what steps we have to take while writing a report and how the report should be effective। हमारा टारगेट क्या है कि हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। 10 मार्क्स की रिपोर्ट है तो एटलीस्ट 8, 9 या 10 मार्क्स हम स्कोर करें। तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? नंबर 1, when you write a report, mention the place, the date, the time and other relevant and important facts about the event। ये हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। मान लीजिए कहीं बहुत बड़ी आग लग गई किसी फैक्ट्री में, अब आप वहाँ मौजूद थे या नहीं थे, पर अगर अब आपको रिपोर्ट बनानी है तो अब आप उसका प्लेस बताएंगे, किस लोकेशन पे वो फैक्ट्री थी, डेट बताएंगे, कब ये हादसा हुआ, टाइम बताएंगे। अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं पता आपको कि कब आपको वो हादसा शुरू होता हुआ नजर आया, तो आप अप्रोक्सीमेट आवर बताएंगे, दैट इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग और अराउंड 8 AM दिस स्टार्टेड। उसके बाद आप उसके दूसरे फैक्ट्स बताएंगे। दूसरे फैक्ट्स, वहाँ कितने लोग थे, कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हो सकता था, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, इस पे क्या कार्रवाई हुई। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं उस इवेंट के साथ रिलेटेड हैं। Include information collected from people around or affected by the event। अब मैंने ये पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कहीं कोई हादसा होता है और रिपोर्टर वहाँ मौजूद होता है। You may not be present। Now when you are a student and you have to write a report, that means that you were never present in any of the events। आपसे जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, हो सकता है आपने वो चीज़ कभी देखी भी ना हो, but आप ऐसा मान के चलेंगे कि आपने जो फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, जो भी डेटा कलेक्ट किया है, वो इधर उधर से लोगों से पूछकर कलेक्ट किया है, या कोई भी सोर्स हो सकता है जहां से आपने वो फैक्ट्स कलेक्ट किए। प्रोवाइड अ सूटेबल टाइटल और अ हेडिंग। यस, like the essay writing, we also need to give this a suitable title or a heading। हमें क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में रिपोर्ट राइटिंग जो है वो मिली होगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, तो टाइटल तो हमें बनाना है ना। जो उन्होंने टॉपिक दिया है कि ऐसा कुछ हो गया है, उस पर रिपोर्ट लिखें, तो टाइटल हमेशा छोटे से छोटा बनाना ही अच्छा होता है। कितना छोटा? इट कैन बी 2 words, 3 words, 4 words, मैक्सिमम 5 words। उसके बाद राइट इन पास्ट टेंस। अगर कोई इवेंट है, हादसा है, एक्सीडेंट है, हैपनिंग है, सम अकरेंस विच हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड यू हैव टू रिपोर्ट इट, तो मान के चलिए कि वो पास्ट टेंस में ही रही होगी। तो फ्यूचर टेंस इसमें कभी नहीं आएगा, प्रेजेंट भी नहीं आता। कोई ऐसी घटना जो हो चुकी है उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए पास्ट टेंस का यूज करना चाहिए। अब देखिए, इसमें कुछ और स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। राइट इन रिपोर्टेड स्पीच, और दूसरा यूज पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, दैट द कार हैड बीन हिट बाय द ट्रक, या द फैक्ट्री कॉट फायर। फायर मतलब यूं नहीं आप बोलेंगे दैट ही हिट द कार एंड ही द ट्रक हिट, द कार वॉज हिट बाय द ट्रक। ये पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। ज़्यादातर, ऐसा हमेशा नहीं होता, ज़्यादातर क्या होता है, क्योंकि हम ये जानते नहीं हैं कि एग्जैक्टली किसकी गलती है, कौन गिल्टी है, तब ऐसा हुआ कि ये हो गया उसके द्वारा। अब किसने कब, क्योंकि जानबूझ के इस तरह के इवेंट्स या एक्सीडेंट्स लोग नहीं करते, ऐसा हो जाता है, तो ऐसा हो जाने के लिए हम उसको दिखाते हैं पैसिव फॉर्म में।
और हम ये बताते हैं कि हम कभी कहीं भी इन्वर्टेड कॉमास लगा के ये नहीं बताते कि आप ही सेड कि मैं ऐसा ऐसा गिर गया और फिर मेरे साथ ऐसी चोट लगी, नहीं, हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ही बताते हैं दैट द मैन वॉज गोइंग ऑन द रोड एंड ही टोल्ड मी दैट ही गॉट हिट बाय अ स्कूटर. डेवलप आइडियाज, कॉजेज, रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेज, ओपिनियंस लॉजिकली. अब देखिए इसमें फिर take any writing, whether it is a paragraph or a letter or a précis or an unseen passage, answers, take anything, you have to be logical. Logical किसको कहते हैं कि एक आइडिया दूसरे आइडिया से कनेक्ट हो रहा है, दूसरा आइडिया थर्ड आइडिया से कनेक्ट हो रहा है, तो लॉजिकली चलिए. ऐसा नहीं कि पहले मैं हॉस्पिटल पहुंचा और उससे पहले फिर एक्सीडेंट जो हो चुका था उसमें बहुत चोट, नहीं, एक्सीडेंट से शुरू करेंगे, हॉस्पिटल बाद में आएगा, चोटें बीच में आएंगी. तो लॉजिकल ऑर्डर क्या है कि कहाँ से इवेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, और फिर लास्ट में एक्शन क्या लिया गया. तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है जिसके आपको क्रेडिट मिलते हैं. राइट इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर. डिस्क्रिप्टिव मैनर मतलब जितना डिस्क्राइब करेंगे आप उतनी आपकी रिपोर्ट राइटिंग इफेक्टिव होगी. इसको समझने के लिए एंड मेक द रिपोर्ट इंटरेस्टिंग, इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए एक बार आप ये याद करिए कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप कौन सा आर्टिकल पढ़ते हैं, कौन सा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, जो इंटरेस्टिंग हो, जो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो, जिसमें ज़्यादा बातें लिखी हो. यही नहीं कि एक ही बात को लेके रोए जा रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया. नो, द मोर द डिस्क्रिप्शन द मोर. आप कहते हो ना इस न्यूज़पेपर में मसाला ज़्यादा है, वो मसाला क्या होता है, मसाला नहीं होता, वो डिस्क्रिप्शन होती है. बिकॉज यू फाइंड द डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड and because you find the description interesting, so you read that particular article in the newspaper or you read that news report in the newspaper. आपके questions हम अभी लास्ट में लेंगे, पहले इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं. अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है. देखिए आप चाहे कोई भी क्वेश्चन करेंगे, लेटर करेंगे या रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, फॉर्मेट आपको सिर्फ दोनों का आपको फॉर्मेट लर्न करना है. आपको कंटेंट लर्न नहीं करना होता कभी भी. लर्न कंटेंट का पता लग जाता है कि आपने लर्न किया है. तो फॉर्मेट जो होता है उसके भी मार्क्स होते हैं, टाइटल के भी मार्क्स होते हैं, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, कंटेंट के भी मार्क्स होते हैं और लैंग्वेज के भी मार्क्स होते हैं. तो फॉर्मेट देख लेते हैं. पहले आपको हेडिंग देना है जिसको टाइटल भी कहते हैं. शॉर्ट होना चाहिए, 3 to 5 वर्ड्स, ज़्यादा बहुत मजबूरी है तो 6 वर्ड्स, इससे ज़्यादा आपका टाइटल नहीं होना चाहिए. दूसरी बात, वो आपके थीम को पूरा प्रूव करे. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको हेडिंग से ये पता लग जाता है कि इस आर्टिकल में क्या आने वाला है. By line, name of the person writing the report, it is generally given in the question. Don't mention your personal details in your answer. तो उसके बाद जब आप टाइटल के बाद रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड में आप अपना नाम लिखते हैं, जो कि आप अपना ना लिखें. अगर आपके क्वेश्चन में दिया होता है कि यू आर दिस दिस दिस, तो आप वो वाला नाम लिखें. नहीं दिया होता है तो XYZ या ABC लिख दीजिए, या लिख दीजिए स्टाफ रिपोर्टर, है ना. आप किसी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं इसलिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं, स्टाफ रिपोर्टर. लेकिन आप कभी भी इतने बड़े एग्ज़ाम में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना नेम, अपना रोल नंबर, अपना सिटी का, टाउन का नेम कभी मत दीजिए. इसको बिल्कुल लीगल नहीं माना जाता है. फिर आता है ओपनिंग पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, विच में इंक्लूड द 5 W's. अब देखिए ये बड़ी कॉमन सी बात है. रिपोर्ट में मान लीजिए आपके शहर में, राजस्थान के आप जिस भी शहर में रहते हैं, बीकानेर में रहते हैं, गंगानगर में रहते हैं, कोई बहुत बड़ी चोरी हो गई, मान लीजिए कोई बैंक ही लूट लिया किसी ने. अब सबसे पहले आप क्या पढ़ने चाहेंगे, किसने किया, कब किया, कहाँ किया,
क्यों किया, कैसे किया। तो हमने ये क्या, सबसे पहले हमारी जो उत्सुकता है, हमारी इंक्विजिटिवनेस है, वो क्या मांग रही है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, बैंक लूट लिया, व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों, व्हेन, ये कब हुआ, एंड वेयर, कहाँ पे और किसने किया, हु डिड इट। तो ये जो W's होते हैं, इसके जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, आप हमेशा रेस्टलेस रहते हैं। सो अ बेस्ट रिपोर्ट इज सपोज टू बी दैट विच आंसर्स ऑल दीज 5 W's। और कोई अगर फंक्शन की रिपोर्ट है तो उसमें किसको इनवाइट किया, मान लीजिए कॉलेज का एनुअल फंक्शन था, या आपकी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन आएगी, 26 जनवरी परेड आएगी, उसकी रिपोर्ट बनानी है, तो वहाँ पे चीफ गेस्ट कौन था या कौन बुलाया गया था, उस तरह की डिटेल्स भी आपको देनी होती है। फिर आ जाइए अकाउंट ऑफ द इवेंट। तो इवेंट किस सीक्वेंस में कैसे अकर हो रहा था, क्या पहले हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन हुई और क्या उसका रिजल्ट निकला, इसको आप एक मेन पैराग्राफ में दे सकते हैं या 2 पैराग्राफ्स में स्प्लिट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट को आप 2 पैराग्राफ्स में भी स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि ये 150 वर्ड्स की है तो आप इसको 2 में भी कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप डिस्क्रिप्शन देंगे ऑफ हाउ द इवेंट एंडेड। इट मे इंक्लूड कोट एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द चीफ गेस्ट स्पीच और हाउ डिड द इवेंट वाइंड अप। अब ये चीफ गेस्ट वाला तो तब होता है, मान लीजिए कोई आप किसी NGO के फंक्शन में गए या आप किसी पॉलिटिकल रैली में गए, तो वहाँ पे कोई चीफ गेस्ट आया हुआ था, तो आप उसके कोटेशन को भी ऐड करके और लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत अच्छी बात इन महोदय ने कही कि हमारा देश तभी आगे जा सकता है जब ये होगा। सो द फंक्शन एंडेड विद द वर्ड्स ऑफ दिस, या महात्मा गांधी की कोट के साथ चीफ गेस्ट ने फंक्शन को एंड किया, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। या हमारा कॉलेज का फंक्शन था तो उसके हमारे प्रिंसिपल की स्पीच से ये फंक्शन एंड हुआ। तो कंक्लूजन इसमें भी ऐसा होना चाहिए जो उसको रिपोर्ट को, इवेंट को वाइंड अप करे, उसको रैप अप करे। अब एक सैंपल ले लेते हैं। अब ये सैंपल क्या है कि आपको किसी भी तरह की रिपोर्ट आ सकती है, कोई ऐसी घटना हो चुकी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है सोसाइटी की। अब इसमें मैं 2 सैंपल्स लूंगी। पहली ये है कि ये एक प्रॉब्लम है, Your state government has banned the use of plastic bags. You are, sorry, ये your नहीं है, ये you है। You are Arun, a reporter of the Hindustan Times. Write a report in about 150 words on how the ban is being ignored and what damage the indiscriminate use of plastic bags is causing to the environment. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप अरुण हैं, रिपोर्टर हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्टर हैं, और आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखनी है कि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स के यूज़ को बैन किया था, बट लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया। पॉलीथीन बैग्स की वजह से लोगों ने क्या क्या नुकसान किए हैं, लोग किस किस तरह की जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और क्या इसका कॉज, डैमेज टू द एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, वो आपको इसमें बयान करना है। अब ये एक जनरल सी रिपोर्ट है, ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि जो होके ख़त्म हो चुकी है, ये घटना हो भी चुकी है लेकिन हो भी रही है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने इसको टाइटल दे दिया, एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली पॉली बैग्स। ठीक है, इसमें आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। इस टाइटल को आप 2 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, अनफ्रेंडली पॉली बैग्स, बैंड पॉली बैग्स, ठीक है, डैमेजिंग पॉली बैग्स, कुछ भी लिख सकते हैं। ये टाइटल आप पे, आप किसको देते हैं। उसके बाद आप इसको सेंटर में या यहाँ लेफ्ट साइड पे बाय अरुण स्टाफ रिपोर्टर, अब क्योंकि ये नाम दिया था क्वेश्चन में इसलिए आप लिखेंगे, अगर नाम नहीं दिया खाली स्टाफ रिपोर्टर लिख सकते हैं या XYZ लिख सकते हैं।
न्यूज़पेपर का नाम भी दिया था हिंदुस्तान टाइम्स, हमने लिख दिया। अब देखिए, हम इसमें एक पर्टिकुलर डेट नहीं दे रहे, वैसे आपको डेट देनी है, जब कोई घटना घटी है तो उसकी डेट हम देते हैं, पर ये एक जनरल रिपोर्ट है, तो ये जनरल रिपोर्ट ये लिख रहा है कि प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया गया। In the year 2002, the central government had banned the production and use of plastic bags in our country, but unfortunately, in the present times, not only are we using a huge number of poly bags on a daily basis, but we are also discarding them in the drains. अब देखिए, पास्ट में पॉली बैग्स को बैन कर दिया, पर ना तो हम पास्ट में ही ना तो यूज कर रहे थे बल्कि प्रेजेंट में भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट दोनों हमारी यूज हो गई कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉली बैग्स को यूज कर रहे हैं और ड्रेन्स में डाल रहे हैं। ड्रेन्स मतलब हमारा जो बाहर का ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालियाँ हैं, उनमें भी हम पॉली बैग्स को डाल रहे हैं। We are neglecting the fact that they block the flow of the drains. Poly bags are also a threat to our environment. They cause pollution, kill wildlife, and are responsible for using up the natural resources of the earth. They litter the landscape when people throw them indiscriminately in parks, hospitals, markets, roads, and other places of public use. अब ये किसी एक जगह की घटना नहीं है, ये एक जनरल रिपोर्ट है कि पॉली बैग्स, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स को कहाँ कहाँ लोग यूज़ करके ड्रेन्स को ब्लॉक कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो वो पार्क्स में, हॉस्पिटल्स में, मार्केट्स में, रोड्स पर और अदर प्लेसेस पर भी पॉली बैग्स का यूज़ कर रहे हैं। और अगर बर्न करते हैं, ऑन बर्निंग दे इन्फ्यूज़ द सराउंडिंग एयर विद टॉक्सिक फ्यूम्स। अगर हम पॉलीथीन को बर्न करते हैं तो टॉक्सिक धुआं, स्मोक, फ्यूम्स जो निकलते हैं वो पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर देते हैं। The plastic bags are non-biodegradable. The decomposition of plastic takes around 1,000 years. So with the plastic rubbish produced each day, it is likely that this problem will never be solved. तो ये अब हमारी जीके है, ये हमें पता है कि प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए ऐसा हम मेंशन कर देते हैं कि इनका डीकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा सालों में होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि हम लोग सब अलर्ट नहीं हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। People throw garbage mixed with huge amounts of polythene and plastic. Sea beaches and river banks are blindly polluted with these waste bags, harming the water world on a massive, irreparable, irrevocable scale. अब यहाँ पे मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए वोकैबुलरी के कि लोग पॉलीथीन बैग्स को वाटर बॉडीज़ के आसपास भी इतना गिराते हैं कि वो जो लॉस कर रहे हैं वाटर बॉडीज़ को, सी को, रिवर को, वो मैसिव लॉस है। मैसिव मतलब बहुत बड़ा, इररिपेरेबल मतलब जिसकी रिपेयर नहीं है, जो ठीक नहीं हो सकता, इररिवोकेबल मतलब जो वापस नहीं हो सकता, जो नुकसान एक बार हो गया वो हो गया। तो ये आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं। While the government works out ways and strategies, ways या strategies में से एक वर्ड आप लिख सकते हैं। जो अच्छी वोकैब चाहते हैं मैं उनको स्लैश लगा के एक ऑल्टरनेटिव वर्ड दे रही हूँ। While government works out ways and strategies to lessen मतलब कम करना, and mitigate, स्लैश मतलब दोनों में से एक वर्ड यूज करना। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को थोड़ा कम करना, कम सीरियस करना। While the government works on strategies to mitigate the impact of polybags on the environment, each one of us has to shoulder some responsibility for the correction of this problem. अब ये रिपोर्ट जो है किसी एक पर्टिकुलर घटना के ऊपर बेस्ड नहीं थी, ये रिपोर्ट रिपोर्टर को लिखनी थी कि लोगों का रवैया पॉली बैग्स की तरफ क्या है, उनके निगलेक्ट का जो डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट पे वो क्या है। अब मैं एक दूसरा सैंपल ले रही हूँ। अब इस तरह की रिपोर्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये रिपोर्ट ज़्यादा सिंपल होती है लिखनी।
इस रिपोर्ट में उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी जितनी पिछली रिपोर्ट में आई, जिसमें आपको पूरा ही लेना है कि पहले पब्लिक क्या कर रही थी, अभी भी पब्लिक ये नुकसान कर रही है। इसमें आपको एक इवेंट जो कुछ एक टाइम के लिए, कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स के लिए घटा, उस इवेंट को आपको रिपोर्ट करना है। नाउ यू आर एन आई विटनेस टू अ रोड एक्सीडेंट। आई विटनेस का मतलब आप वहां पे चश्मदीद गवाह थे, आपने देखा, आपकी आंखों के सामने एक रोड एक्सीडेंट हुआ, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब उसमें ह्यूमन लॉस भी हुआ, दैट मीन्स देयर वर डेथ्स ऑल्सो इन दैट एक्सीडेंट, और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। एज अ प्रेस रिपोर्टर ऑफ नेशनल हेरल्ड राइट अ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट आपको 150 वर्ड्स की लिखनी है। 150 वर्ड्स का मतलब फिर वही है, 140 हो सकता है, 135 हो सकता है, 160 हो सकता है, 165 हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेट आपकी जो लाइंस आएंगी वो 15 to 20 लाइंस में रिपोर्ट आएगी। अब देखिए, इसको ध्यान से आप देखिए, एक घटना है रोड एक्सीडेंट। अब रोड एक्सीडेंट जो एक इवेंट है वो हो चुका, तो वो पास्ट टेंस में ही जाएगा, ऐसा हो चुका है, अब नहीं हो रहा, अब होगा भी नहीं, सेम इवेंट दोबारा नहीं होगा। और उसका रिजल्ट क्या है वो भी बताया है कि उसमें ह्यूमन लाइफ भी गई, प्रॉपर्टी भी गई, और प्रेस रिपोर्टर आप हैं इस न्यूज़पेपर के। तो इसकी रिपोर्ट आप कैसे लिखेंगे? देखिए, ये आपका टाइटल हो गया, फेटल रोड एक्सीडेंट। फेटल किसको कहते हैं? जिसमें जान चली जाती है, जो बहुत डेंजरस साबित होता है, बहुत हार्मफुल साबित होता है। अ रोड एक्सीडेंट भी कह सकते हैं, डेंजरस रोड एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। तो अब आपका नाम नहीं है हमारे पास, मान लीजिए ये भी नहीं पता कि हम स्टाफ रिपोर्टर हैं कि क्या है, तो आप यहाँ पे XYZ करके और किसी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं, या XYZ करके और उसके बाद आप डेट पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि दिया गया था कि आप एक स्टाफ रिपोर्टर हैं, तो मैं मिस्टर XYZ स्टाफ रिपोर्टर नेशनल हेरल्ड। उसके बाद क्योंकि ये घटना एक पर्टिकुलर दिन की है, एक पर्टिकुलर टाइम की है, तो हम उस डेट को मेंशन करेंगे। कोई भी डेट आप पास्ट की ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये डेट ऐसे ली है। आपको डेट लिखने का भी तरीका आना चाहिए, हमेशा पूरा लिखिए। 12 लिखा है TH लिखिए, 3 लिखा है तो RD लिखिए, थर्ड। 2 लिखा है तो 2 के साथ ND लिखिए, सेकंड। तो जुलाई, अक्टूबर है, पूरा अक्टूबर लिखिए, फिर कॉमा, उसके बाद 2020 भी लिख सकते हैं, मैंने 20 क्रॉस कर दिया है, फिर कॉमा, और उसके बाद कोई भी प्लेस वैसे हमें नहीं लिखना होता है, पर क्योंकि आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो आप राजस्थान की कोई भी प्लेस लिख सकते हैं, या आप राजस्थान ही लिख सकते हैं, या कोई भी बड़ा शहर आप बता सकते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप उस टाइम जो घटनाक्रम हुआ होगा उसको विजुअलाइज करेंगे, और फिर उन्हीं W क्वेश्चंस पे चले जाएंगे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने क्या किया। तो वहाँ पे आप जाएंगे, 2 persons were killed and 2 injured। इंजर्ड का मतलब जख्मी हो जाना। When a speeding Scorpio crashed into a Maruti 800 car near the Sukhadia Circle in Shri Ganganagar yesterday afternoon। अब सॉरी, ये आफ्टरनून लिख दिया मैंने, जबकि ये इंसिडेंट जो था वो मॉर्निंग का था, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, येस्टरडे मॉर्निंग आएगा ये। तो हमने क्या किया, हमने लोकेशन बता दी है, तो आप कोई भी लोकेशन इसमें बता सकते हैं। आप अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अपना रोल नंबर नहीं बताएंगे, लेकिन आप राजस्थान की या किसी भी शहर जिसकी आप जानकारी रखते हैं, जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ कि इस शहर का ही लिखना है, तब तक आप अपनी चॉइस का लिख सकते हैं। सो 2 persons were killed and 2 injured
व्हेन अ स्पीडिंग मतलब स्पीड से आ रही एक स्कॉर्पियो crashed into a Maruti 800 car near the Sukhadia Circle in Shri Ganganagar yesterday morning. अब कल मॉर्निंग ये हुआ, क्योंकि कल की अखबार तो आ चुकी थी, तो आज की अखबार में ही आएगा कि कल सुबह इस जगह पे सुखाडिया सर्कल के पास गंगानगर में, ये जहाँ मैं रहती हूँ तो मुझे उस लोकेशन का पता है, yesterday मॉर्निंग ये दो कारें जो हैं क्रैश हुई। स्कॉर्पियो ने एकदम आके क्रैश किया, जोर से मारा मारुति में, और द इंसिडेंट टुक प्लेस एट अराउंड 9:45 AM। तो सुबह का टाइम AM 9:45 पे इंसिडेंट अराउंड। अब क्योंकि आप उस टाइम नहीं थे, हो सकता है आप किसी और से पूछें, या आप थे भी तो आपको उस टाइम एग्जैक्ट टाइम ध्यान नहीं है, तो हम अराउंड वर्ड यूज कर देते हैं। द इंसिडेंट टुक प्लेस अराउंड 9:45 AM। द विक्टिम्स, अब विक्टिम्स कौन है? जो बेचारे सफ़र कर रहे थे, जो मर गए या जो इंजर हो गए। द विक्टिम्स एजेड बिटवीन 35 to 40 years वर गोइंग फ्रॉम देयर होम्स टू अटेंड देयर ऑफिस। तो वो अपने घर से अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे, 9:45 का टाइम था। ये डिटेल। As their vehicle approached the circle, a speeding Scorpio rammed into the Maruti from behind. अब rammed मतलब एकदम पीछे से उसने स्मैश किया, जोर से उसको धक्का देकर उसमें घुस गई, killing 2 people on the spot. On the spot means वहीं पे, and injuring the other 2 occupants. Occupants मतलब जो दो और लोग कार में बैठे थे। The accident also called a traffic snarl or jam on the busy road before the police arrived on the scene and rushed the injured to the nearby private trauma center or hospital or nursing home. ये / इसलिए है कि आप जो भी वर्ड यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जैम भी हो गया, और उसके बाद पुलिस अराइव हुई सीन पे एंड रश्ड, जल्दी से जो इंजर्ड थे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर या नर्सिंग होम, जो भी वर्ड आपको आता हो आप वो लिख सकते हैं। The accused driver of the Scorpio was arrested. अब accused किसको कहते हैं? जिस पे accusation होता है, जिस पे इल्ज़ाम होता है। आपको ये वर्ड समझ आए आप अपनी वोकैब में ऐड कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। The accused driver of the Scorpio was arrested and a case of rash and negligent driving causing death was registered against him. तो ये थी एक रोड एक्सीडेंट की बिल्कुल सिंपल बेसिक रिपोर्ट, जिसमें हमने ये बताया एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कब हुआ, किन दो गाड़ियों के बीच में हुआ, क्या टाइम था, कितने लोग उसमें इंजर हुए, कितने लोग मर गए, पुलिस के आने तक वहाँ जाम लगा रहा, पुलिस ने आके फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और फिर जो है द ड्राइवर ऑफ द स्कॉर्पियो वाज अरेस्टेड और उस पर एक केस रजिस्टर हुआ फॉर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। तो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट रिपोर्ट है जिसको आप एक बड़े ही नॉर्मल रिपोर्टर के रोल में जाके लिख सकते हैं। मान लीजिए इसको थोड़ा आपको बढ़ाना हो तो फिर आप और डिटेल्स दे सकते हैं, स्कॉर्पियो का कलर बता सकते हैं, मारुति का कलर बता सकते हैं, स्कॉर्पियो में और कितने लोग थे वो बता सकते हैं, या ड्राइवर जो था वो बहुत ज़्यादा बहुत एज का था, ओल्ड एज का था, या ड्रंकेड था, ये बता सकते हैं। उसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि आसपास से बहुत सारे लोग हेल्प के लिए आए, पीपल कलेक्टेड एंड पिक्ड अप द डेड बॉडीज़ और ये सब, और जो इंजर्ड हुए उनको लोगों ने पानी पिलाया। अगर आप लेंथ बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, पर ये मैंने एक शॉर्ट रिपोर्ट जो है आपके लिए, 2 सैंपल मैंने आपके लिए बनाए हैं। अब ये 2 सैंपल इसलिए बनाए हैं क्योंकि कई बार रिपोर्ट
ऐसी आती है जिसमें एक छोटी सी घटना हो चुकी, जैसे मान लीजिए राइट अ रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू द म्यूजियम, तो वो विजिट हो चुकी, आप वो उसमें टाइम बताएंगे, म्यूजियम का लोकेशन बताएंगे, वहाँ क्या देखा वो बताएंगे, किसके साथ गए, वहाँ से क्या सीखा, वापस आ गए। ऐसे ही विजिट टू द जू, कहाँ पे जू है, कब गए, किसके साथ गए, जू में क्या देखा, जू कितने बजे बंद हुआ, आप वापस आ गए। तो ये जो घटनाएं हैं, इसी तरह कहीं आग लगी या कहीं कुछ वायलेंस हो गया, तो ये घटनाएं एक बार में हो जाती हैं, इनको लिखना आसान हो जाता है। कब, कैसे, कहाँ, किसके द्वारा ये की गई, उसको रिपोर्ट में लिखते हैं। लेकिन जो पहला वाला सैंपल था उसमें रिपोर्ट में ये था कि एक प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी है। अब प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी थी भी और चल भी रही है, तो उसको आप पास्ट टेंस और थोड़ा प्रेजेंट टेंस को मिला के चलते हैं। तो आई होप आई हैव बीन क्लियर in telling you how to write a report simple and effective, because it carries 10 marks और 10 में से आपके आराम से 8 या 9 marks आ जाते हैं, provided आपकी language correct और simple होती है। So let me get down to your questions. You are free to ask questions. Okay, I'm thankful to you for attending the class and listening to my lectures. Karan is asking which one to attempt, letter or report, which can fetch more marks. Karan, आप क्वेश्चन में जब चॉइस होती है तो वो वाला क्वेश्चन करें जिसका कंटेंट आपको अच्छे से आता है। जैसे फॉर्मेट दोनों में है, फॉर्मेट आपको इसका भी पता लग गया, फॉर्मेट आपको लेटर का भी बता देंगे, आप दोनों फॉर्मेट्स को लर्न कर लीजिए। लेकिन जो आपको कंटेंट पूछा जा रहा है, मान लीजिए लेटर में ऐसा कंटेंट आ जाता है जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आप लेटर करिए। अगर रिपोर्ट का कंटेंट आपको लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, आपका देखा हुआ है ये काम, आपने ये हालात देखे हुए हैं, आपने ऐसे इवेंट के बारे में सुना हुआ है, तो आप वो करें। आपका जो वर्ड लिमिट है वो ऑलमोस्ट दोनों में 150 वर्ड जाएगा। फॉर्मेट के मार्क्स भी दोनों में लगभग सेम होते हैं। आप टॉपिक देख के सिलेक्ट करें कि किस में आप कंटेंट अच्छा लिख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? अब आज की मैं आपको टिप जो देना चाह रही हूँ वो टिप ये है कि अब क्योंकि हम सिंपल इफ बोथ आर इन द रेंज देन, तो आप लेटर लिख लीजिए। लेटर में क्या होता है कि फॉर्मेट के साथ हम बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं। अगर दोनों चीज़ों में आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप लेटर लिख लीजिए, ठीक है? क्योंकि लेटर का फॉर्मेट ऐसा होता है कि ज़्यादा लाइंस कवर हो जाती हैं। पहले आप अपना वो देते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, फिर एड्रेस जिसको सेंड कर रहे हैं उसका देते हैं, फिर डियर सर लिख के कंटेंट लिखते हैं, फिर वो सारा जो फॉर्मेट है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइंग होता है, तो आपको अच्छा फील होता है। तो आप लेटर लिख लीजिए अगर आप दोनों लिख सकते हैं तो, ठीक है? तो आज की टिप की तरफ चले। ओके, तो आज की टिप ये है कि एक तो मैं ये सुनना चाहूँगी कि कितने लोगों ने रीडिंग करी है जो मैंने कहा था, और कितने आर्टिकल्स को नोट किया है रीडिंग करके। और टिप ये है कि हम लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के लिए अपनी थोड़ी सी वोकैबुलरी को इन्हांस करें। Now what is enhancing your vocabulary means that improve your usage of the words in your writing. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिए यहाँ, ये मैंने आपको ऑप्शंस जो ऑब्लिक करके दिए हैं, ये मैंने आपको वोकैब बताने के लिए दिए हैं। मैं खाली ये वर्ड भी रख सकती थी, जैम, ठीक है? लेकिन क्या होता है, जब आप थोड़ी अच्छी वोकैब यूज़ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट और उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। उससे ये पता लगता है कि आपकी इंग्लिश में सिर्फ फेमिलियरिटी नहीं है, प्रोफिशिएंसी भी है। इसी तरह से
ये तो चलिए कॉमन वर्ड्स है। मैंने जैसे आपको यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए वोकैब। हम वाटर वर्ल्ड को हार्म कर रहे हैं ऑन अ लार्ज, मैं यहाँ पे लार्ज भी लिख सकती थी, आप यहाँ पे बिग भी लिख सकते हैं, ऑन अ बिग स्केल। पॉलीथीन जो है, पॉली बैग्स जो है, वो एनवायरनमेंट को हार्म करता है ऑन अ बिग स्केल। फिर हम लिख सकते हैं ऑन अ ह्यूज स्केल, फिर हम लिख सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, पर मैंने क्या लिखा है? मैसिव स्केल। इररिपेरेबल, इररिवोकेबल, जो वापस नहीं हो सकता, जो नुकसान हमने एनवायरनमेंट का कर दिया, दैट इज इररिवोकेबल, वापस नहीं हो सकता। इररिपेरेबल, जिसकी कोई रिपेयर नहीं है। मैसिव, बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस। तो हम जो कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं आपको वोकैबुलरी देने की कोशिश कर रही हूँ। आप अगर सोचते हैं कि वोकैबुलरी के लिए आप अलग से बुक लेके रट्टे लगा लेंगे तो फिर वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो यूसेज में लाइए। इसी तरह से आई ट्राइड while the government works out on ways and strategies। स्ट्रैटेजीज होते हैं क्या? उनके मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं किसी भी योजना को चलाने के। अब वेज की जगह मैं मेथड्स भी कर सकती थी, पर मैंने बोला स्ट्रैटेजीज। तो ये एक वोकैबुलरी जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर इम्पैक्ट ऑफ पॉली बैग्स को कम करना। कम करना मतलब लेसन। अब लेसन मैंने एक इजी वर्ड यूज किया है, आप क्या लिख सकते थे? रिड्यूस। अब रिड्यूस एक कॉमन वर्ड है, लेकिन मैंने आपको एक वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए वर्ड बताया है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है टू मेक लेस सिवियर। जैसे कोई प्रॉब्लम बहुत सिवियर है, आपको बहुत सिवियर हेडेक हो रहा है, आपको इतना सिवियर हेडेक हो रहा है, आप कहोगे ओके दिस कूल म्यूजिक विल हेल्प टू मिटिगेट माय पेन। तो मिटिगेट का मतलब है किसी सीरियस प्रॉब्लम को कम सीरियस करना। तो यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके बता रही हूँ कि आप वोकैबुलरी को अलग से ना याद करके और इस तरीके से याद करें। ठीक है? अब इसी तरह से मेरा जो आज का टिप है वो मैं चाहूँगी आप नोट करें, और जहाँ जहाँ आप रीडिंग करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि मेरे लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 1 में मैंने लिसनिंग स्किल को प्रमोट किया था, लेक्चर नंबर 2 में मैंने रीडिंग स्किल को आपको इन्हांस करने के लिए बोला था। तो अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ जो आप रीड करते हैं उसमें वोकैबुलरी को अंडरलाइन करें और पूरे सेंटेंस को आप अपनी मेमोरी में लेके जाएं। फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग आई हैव सीन द स्टूडेंट्स going through words and meanings, words and meanings, words and meanings that won't work, क्योंकि अभी जैसे हमने यूसेज किया है, यूसेज के दौरान ही एक वर्ड और उसका मीनिंग जो है वो याद हो जाता है। जब हम अलग से वोकैबुलरी बिल्डिंग की बुक्स पिक करते हैं तो वो हमारे पे एक एक्सेस बर्डन हो जाता है ना, एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है कि पहले ही इतनी पढ़ाई है और वोकैब बिल्डिंग के लिए अब हम अलग से सुबह सुबह 2, 3, 4, 10 वर्ड्स लर्न कर रहे हैं। हम वर्ड्स तो लर्न कर लेते हैं, लेकिन हम उन वर्ड्स को यूज़ कहाँ करेंगे? हम उन वर्ड्स को यूज़ तब तक नहीं कर सकते जब तक उनकी यूसेज हमें करनी नहीं आती। तो इस तरह से जब आप कहीं पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, स्टोरीज़ पढ़ते हैं, कोई चैप्टर्स पढ़ते हैं, कोई न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो ऐसी अपनी एक डायरी, मैं मान के चल रही हूँ कि आपने डायरी बना ली है,
जिसमें आप थीम लिख रहे हैं, आपकी क्या रीडिंग है वो लिख रहे हैं, उसमें आप कुछ सेंटेंसेस भी लिखिए जिसमें वोकैब यूज़ हुई हो। जैसे मैंने आपको अभी अभी 2-3 वर्ड्स बता दिए। ये 2-3 वर्ड्स अगर आप अपनी राइटिंग में लिख के आते हैं तो जो एग्जामिनर होता है उसको ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश पे काफ़ी काम करके आए हैं। So any more questions before I wind up and then we take the next topic in the next lecture? Any more doubts, any more questions? I will be glad to answer. Good afternoon, Amit Kalra, Karan, Balbir, Arav, I can see all the names. Good afternoon. I'm glad to be your teacher. आप ज़्यादा से ज़्यादा questions पूछिए, मुझसे जितना respond हो पाएगा मैं करूँगी, बट मेरा personal advice ये रहेगा कि listening और reading अगर आप daily basis पे करते हैं तो it is never difficult to enhance your proficiency in a language. नोट्स बनाते रहिए। नोट्स भी ऐसा नहीं कि पैराग्राफ्स रट लिए, रिपोर्ट्स रट ली, लेटर्स रट, नो, मेक नोट्स कि ये देखिए ये वोकैबुलरी यहाँ कितनी अच्छी फिट हो रही है, वो सेंटेंस लिख लीजिए, उसको पढ़िए। जैसे आजकल के टाइम में हमारे को जो पैराग्राफ्स आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, लेटर्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स पे आती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स। अब सोशल प्रॉब्लम्स पे मैं बात करूंगी जब मैं लेटर पे आऊंगी, तो मैं आपको और भी वोकैबुलरी दूंगी, तो आप अगर यही वोकैबुलरी साथ साथ करते जाते हैं तो भी आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। So thank you for attending this session. I hope you all will follow my advice and come up with more questions in the next session. Thank you for being with me. Bye-bye. Take care.